काफी दिनों से कोर्ट्स हो या फिर पॉलिटिक्स, सिर्फ एक ही मुद्दे को लेकर चर्चा जोरों से है और वो है इलेक्शंस। इन इलेक्शंस के चलते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ट्रांसपेरेंसी, वोट मैनिपुलेशंस, यहाँ तक कि अगले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होंगे, ये सारे सवाल भी लोगों के मन में छाए हुए हैं। लेकिन अब लगता है कि इन सभी सवालों का जवाब हमें जल्द ही मिलने वाला है। आपको बता दूं कि 17 फरवरी का दिन भारत की डेमोक्रेसी के लिए एक नया मोड़ लाने वाला है, जब नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव किया जाएगा। ये चुनाव नया इसलिए है क्योंकि ये नए कानून चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023 के तहत होने वाला है। पहले इलेक्शन कमीशन के सीनियर मोस्ट मेंबर को नेचुरली एलिवेट कर दिया जाता था, लेकिन अब एक सिलेक्शन कमेटी इस चीज का फैसला लेगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी शामिल होंगे। इस कमेटी की मीटिंग प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस पर होने वाली है। अब सवाल ये है कि इस नए कानून की वजह से ट्रांसपेरेंसी बढ़ने वाली है या फिर ये सिर्फ एक और तरीका है पावर को सेंट्रलाइज करने का। नए कानून का ये कहना है कि सर्च कमेटी, जो कि लॉ मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2 सेक्रेटरी से मिलकर बनी होगी, एक पैनल तैयार करेगी जिसमें 5 नाम होंगे। फिर सिलेक्शन कमेटी इनमें से किसी भी एक या फिर किसी और एलिजिबल व्यक्ति को चुन सकती है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि सिलेक्शन कमेटी चाहे तो एग्जिस्टिंग इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सकती है, जो राजीव कुमार के बाद सीनियर मोस्ट है। लेकिन अब नए सिस्टम के तहत उनका ऑटोमेटिक एलिवेशन कंफर्म नहीं है। इंडियन एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव का कहना है, एज राजीव कुमार रिटायर्स दिस मंथ, आवर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फेसेस अ स्टार्क चॉइस. Either the Supreme Court intervenes to ensure that the next Chief Election Commissioner is chosen through a fairer system and can be trusted to display at least a modicum of fairness, neutrality and transparency, or we could be headed towards an irreversible political crisis. अगर आपने ध्यान से समझा हो तो उनका ये बयान सिर्फ एक सिंपल ऑब्जर्वेशन नहीं है, बल्कि एक चिंता भी है जो ऑपोजिशन और पॉलिटिकल एनालिस्ट बार बार रेज कर रही हैं। क्या ये कानून सिर्फ एक और कदम है जिसमें गवर्नमेंट अपनी पसंद का चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिठा सके? हालांकि आपको बता दूं कि इस कंट्रोवर्शियल मुद्दे पर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के नए बयान ने मामले को और भी कॉम्प्लिकेट कर दिया है। वीपी धनखड़ ने नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल में जुडिशरी के ओवररीच पर सवाल उठाया। He said, "The line between the judicial activism and overreach is thin, but the impact on democracy is thick. Can there be any legal rationale for CGI to participate in the selection of the CBI director?" ये सिर्फ एक जनरल स्टेटमेंट नहीं है, ये एक डायरेक्ट चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट एक इंडिपेंडेंट कमेटी से करने की बात कही गई थी। धनखड़ का कहना है कि एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी सिर्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट की होनी चाहिए, जुडिशरी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। उनका ये भी कहना था दैट गवर्नमेंट्स आर अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर एंड पीरियोडिकली अकाउंटेबल टू द इलेक्टोरेट। इफ एग्जीक्यूटिव गवर्नेंस इज आउटसोर्स्ड, इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ अकाउंटेबिलिटी विल नॉट बी देयर। इससे ये समझ पाना आसान है कि सरकार चाहती है कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव बिना जुडिशरी की इंटरफेरेंस के हो। सुप्रीम कोर्ट ने पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट प्रोसेस को रिफॉर्म करने की बात कही थी, लेकिन मोदी सरकार ने नए इलेक्शन कमीशन एक्ट 2023 के जरिए जुडिशरी के रोल को हटा दिया था। तो क्या ये जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच की लड़ाई का सबसे बड़ा शोडाउन होने वाला है? सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट 19 फरवरी को एक पिटीशन सुनने वाला है जो इस नए कानून की वैलिडिटी को चैलेंज कर रही है। ये भी एक आयरॉनिक सिचुएशन है कि एक तरफ नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव होगा और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये प्रोसेस पूरा सही भी है या नहीं। वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ का ये बयान भी सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस के खिलाफ एक सफेद झंडा दिखाता है। ही स्टेटेड, हाउ कैन वी इन्वॉल्व द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद एनी एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट? क्या इसका मतलब ये है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को इग्नोर करने के लिए तैयार है? क्या अगर कोर्ट नए कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर भी दे तो भी सरकार अपना मनमाना चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुन लेगी? राजीव कुमार, जो अब रिटायर हो रहे हैं, उन्होंने अपने टेन्योर के दौरान कहा था, एज अ डिजाइन नथिंग कैन गो रॉन्ग, द सिस्टम थ्रोज अप रेड फ्लैग्स। उन्होंने ट्रांसपेरेंसी और इलेक्टोरल प्रोसेस की रिलायबिलिटी की बात कही थी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहती है। लोकसभा इलेक्शंस और स्टेट इलेक्शंस के दौरान वोटर टर्नआउट डाटा मैनिपुलेशन के एक्यूजेशंस लगे हैं। वोटर लिस्ट का फ्रॉड, काउंटिंग की डिस्क्रिपेंसीज और वोटर सप्रेशन के केसेस भी सामने आए हैं। योगेंद्र यादव लिखते हैं, नॉट टू पुट टू फाइन अ पॉइंट ऑन इट, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज नाउ बिकेम अ जोक। ये एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है जो इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी को डायरेक्ट हिट करता है। क्रिटिक्स का मानना है कि राजीव कुमार ने जब कहा था कि इलेक्शन के बजट को इलेक्शन से पहले ऐसे डिजाइन नहीं किया गया है जो लेवल प्लेइंग फील्ड को डिस्टर्ब करे, तो भी उनकी स्टेटमेंट पर सवाल उठने लगे थे। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने टैक्स एग्जम्पशंस की बात कही थी और बीजेपी
ने उसका पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट बनाना शुरू कर दिया था तो ऑपोजिशन ने इसको मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी कहा था। आम आदमी पार्टी ने जो वोट लिस्ट मैनिपुलेशन का मुद्दा उठाया था उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ इवेसिव रिस्पॉन्स दिया था, जैसे कि वो किसी एक तरफ से गेम खेल रहे हो। क्रिटिक्स ये भी मानती है कि पंजाब चीफ मिनिस्टर के रेजिडेंस पर रेड और अरविंद केजरीवाल के एलिगेशंस के रिस्पॉन्स पर तेजी तो दिखाई गई, लेकिन वही एनर्जी बीजेपी के लीडर्स के स्टेटमेंट्स पर नहीं दिखाई गई। योगेंद्र यादव ने आगे लिखा है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, वाज कॉम्बैटिव एज इफ इट वर अ प्लेयर नॉट एन एम्पायर। हमेशा से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ट्रांसपेरेंसी उनके प्रीवियस ऑफिशियल से कंपेयर की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब टीएन शेषा आए थे तब उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाने का काम किया था। योगेंद्र यादव ने लिखा है, बाय ऑल अकाउंट्स राजीव कुमार टुक दिस स्लाइड वन स्टेप फॉरवर्ड फ्रॉम नॉन डिसेंट टू एपरेंट कॉल्यूजन। क्रिटिक्स मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास अब दो रास्ते हैं। पहला, गवर्नमेंट लेड सिलेक्शन कमेटी को अलाउ करे और नए चीफ इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट होने दे। दूसरा, अपनी पहली रूलिंग के मुताबिक एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म इंसिस्ट करे। ये डिसीजन सिर्फ एक ब्यूरोक्रेटिक अपॉइंटमेंट का नहीं है, बल्कि भारत की डेमोक्रेसी के भविष्य का भी है। अगर इलेक्शन कमीशन एक बायस इंस्टीट्यूशन बन गया तो सिर्फ एक पार्टी का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का नुकसान होगा। योगेंद्र यादव ने ये भी लिखा है दैट इंडियाज bilingual democracy simply cannot afford one more राजीव कुमार। ये एक वार्निंग है या फिर एक प्रोफेसी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस बार भी न्यूट्रल स्टैंड नहीं लिया तो अगले इलेक्शन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनकर रह जाएंगे। क्या आप भी इन बातों से एग्री करते हैं? क्या आपको भी लगता है कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के काम में ओवररीच कर रही है, या फिर एक इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल बॉडी को बनाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पैनल में होना जरूरी है? शेयर योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।